Okay, welcome you all. Vapor Pulse Cycle lecture number 3, and uh, now today we will discuss about कि जो lecture 2 में हम लोग किया था उसके further हम लोग करेंगे। तो lecture 2 में जो हम लोग बात कर रहे थे वो open feed water heater के लिए बात कर रहे थे कि regenerative cycle open feed water heater में कैसे काम करती है। तो regenerative cycle में अगर में एक ओपन फीड वाटर हीटर लगाते हैं तो उसकी स्कीमेटिक कुछ ऐसी होगी। ये मैंने यहाँ पर बना के आपको दिखाया है। सिंपल, ये एक टरबाइन है, ठीक, ये बॉयलर है, ये कंडेंसर है, ये फीड पंप है, जैसे पहले लगे रहते थे। अब यहाँ पर ब्लीड स्टीम आप देखिए कि मैंने यहाँ से m किलोग्राम स्टीम 1 किलोग्राम में से हमने 1 m किलोग्राम स्टीम ब्लीड कर ली। तो जो बची स्टीम है 1 - m किलोग्राम वो आफ्टर एग्जॉस्ट टरबाइन के वो कंडेंसर के अंदर जाएगी। ये 1 किलोग्राम का बहुत कम परसेंटेज होता है। मुश्किल से अगर ये 1 किलोग्राम है तो ये 0.01 किलोग्राम के बराबर ये स्टीम हम बाहर कर रहे हैं, तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। ओके, एनीवे, तो ये एक स्कीमेटी है। इसमें स्कीमेटी में आप देखेंगे कि यहाँ से हमने ये बाहर किया। यहाँ पर ये जो P6 प्रेशर है और P3 प्रेशर है, डेफिनेटली आप यहाँ पर देखेंगे कि आप इसका एक्सपेंडेबल पोर्शन देख रहे हैं तो P3 प्रेशर इज वेरी मच लेस एज कम्पेयर टू P6 प्रेशर। ये बात समझ में आया? जो कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप लगाया है उसका काम ये है कि इसके प्रेशर को इंक्रीज कर दे। इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ जब डायरेक्ट मिक्सिंग आप करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जब भी डायरेक्ट मिक्सिंग होगी, डायरेक्ट मिक्सिंग की कंडीशन ये होती है कि जो भी इनलेट प्रेशर्स आ रहे हैं उन यानी जो दोनों फ्लूइड इनलेट पर आ रहे हैं, देखिए सिंपल सी बात है, ये क्लोज्ड चैम्बर है। ये अगर आप बात समझें, यहाँ पर ये क्लोज्ड चैम्बर है। मान लिया अगर ये यहाँ पर ये कोई भी एक फ्लूइड आ रहा है वो हाईएस्ट प्रेशर पर आ रहा है और ये जो दूसरा फ्लूइड है उसका अगर लोएस्ट प्रेशर हुआ तो जाहिर सी बात है कि इस पाइप लाइन के थ्रू कोई भी फ्लूइड इस चैम्बर के अंदर नहीं आ सकता है। रीजन समझ में आ गया होगा आपको। तो क्या करना होगा कि पहले हमको इस फ्लूइड का जो कंडेंसर से एग्जिस्ट हो रहा है, इस फ्लूइड का प्रेशर इस जो एग्जॉस्ट स्टीम या ब्लीड स्टीम है इसके प्रेशर के बराबर करना होगा। यानी P6 और P5 इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर सेम होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? ठीक, इसका मैं TS डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। बहुत सिंपल सा है, सो कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए, पहले जो विदाउट ब्लीड स्टीम अगर आप देखेंगे तो 1' वो पॉइंट था जब आपको हीट एडिशन करनी पड़ रही थी। अब अगर आप इस सिस्टम के हिसाब से देखें तो मैंने 1 पॉइंट यहाँ पर कंसीडर किया है। 1 to 2 सिंपल आपका आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस है। ये मैं प्रेशर लाइन यहाँ पर प्रेशर्स बना देता हूँ, कौन कौन से प्रेशर मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ये एक तो आपका बॉयलर प्रेशर हो गया, दिस इज P1। ये आपका ब्लीड प्रेशर हो गया, दिस इज P6। और ये आपका कंडेंसर प्रेशर हो गया या बैक प्रेशर हो गया, इसको आप P3 से नाम इसका दे सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब इसके आगे आते हैं या इसी में हम आगे पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। तो ये प्रेशर्स मैंने आपको बताया, ये 2 पॉइंट है। दिस वन इज द पॉइंट नंबर 2। तो इस पॉइंट नंबर 2 पर अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर ये प्रेशर इसका इस समय पर P1 ही चल रहा है। यहाँ पर ब्लीड स्टीम हुआ तो ये आपका P6 प्रेशर पर ब्लीड स्टीम हो गई, यहाँ से m किलोग्राम चला गया। यहाँ जो बच रहा है ये कितना है? ये है 1 - m किलोग्राम। ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। ये है यहाँ पर 1 किलोग्राम, यहाँ तक 1 आया, इसके बाद ये m किलोग्राम का चला गया, ये 1 - m किलोग्राम। ये आपका ये वाला जो प्रेशर है ये आपका बैक प्रेशर है, इसको आप P3 से आप इसको नाम दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 - m किलोग्राम और ये m किलोग्राम रखा गया। अब इसके बाद जो एक्सपेंशन है या सॉरी जो हीट रिजेक्शन है कंडेंसर पर वो कांस्टेंट प्रेशर होता है, तो 3 to 4 आ गया। ये यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए जो कंडेंसेट है उसको हम लोग सैचुरेशन लिक्विड बोलते हैं। अगला आप देखिए 4 to 5 हमने क्या किया, 4 to 5 में या ये जो 5 पॉइंट है ये देखिए कौन सा प्रेशर है? ये है प्रेशर किसका? जो आपने ब्लीड का लिया था। रीजन ये है कि क्लोज चैम्बर है, दोनों के प्रेशर इनलेट के सेम होने चाहिए, इसलिए हमने ये प्रेशर लिया। ये दोनों जब मिक्स हो गए तो ये 7 पॉइंट आया। 7 पॉइंट का भी प्रेशर वही है जो ब्लीड स्टीम का प्रेशर है। अब फर्दर ये जो फीड पंप लगा है ये इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि इसके प्रेशर को बॉयलर के प्रेशर के बराबर इंक्रीज कर दे, अदरवाइज ये जो फ्लूइड है ये बॉयलर के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकता। तो ये 7 to 1 होगा। अब देखिए अगर हमने ये वाला पोर्शन आप P6 वाला अगर हटा दें, ब्लीड स्टीम का हटा दें पोर्शन, तो आप देखिए कि ये जो फीड पंप है इसका काम क्या होता है? 4 to 1' तक इसको पंप करना पड़ता है।
तो आपको हीट एडिशन कहाँ से करनी पड़ती, 1 से 1 से 2 के बीच में। अब इतना जो ये आपको हैचिंग दिख रही है, दिस पोर्शन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द ब्लीड ऑफ स्टीम। दैट मीन्स कि हीट एडिशन आपको रिड्यूस मिलेगा। हीट एडिशन रिड्यूस मिलने से आपको साइकिल की इफिशियंसी इंक्रीज मिलेगी। तो आप साइकिल के साथ में स्कीमेटिक बहुत आसानी से समझिए। अब इसमें आप स्टीम टेबल से 2 पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, 6 पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, 7 पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे 5 पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है तो 5 पॉइंट का कैलकुलेशन सिंपल है, m इंटू H6। देखिए यहां पर आइए आप, ये देखिए m इंटू H6, बात समझ में आ गई, प्लस 1 माइनस m इंटू H5, दोनों इनलेट हो गए। दिस शुड बी, इधर से m आया, इधर से 1 माइनस m आया, दोनों मिलके क्या हो गए 1 इंटू H7। ये बात समझ में आ गया। तो आपको 7 की वैल्यू पता है, 4 की वैल्यू पता है, ठीक। m किलोग्राम आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो आप 5 किलोग्राम कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आ गया। और दूसरा 1 किलोग्राम कैलकुलेट करने का तरीका फीड पंप का जो मैंने आपको बताया है वही उसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, H1 माइनस H7 दिस इज इक्वल टू V7 दैट इज VF7। ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा आपका सैचुरेटेड लिक्विड का, मल्टीप्लाइड बाई P1 माइनस P6। तो यहाँ से आप H1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम कभी भी ये जितने भी आपको वेपर पावर साइकिल्स मिलती हैं उनके सारे स्टेट पॉइंट्स की एंथैल्पीज कैलकुलेट करना होता है। जनरली मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में क्या है कि आपको अगर ये बोला जाए कि नेग्लेक्ट द फीड पंप वर्क, तो अगर आप नेग्लेक्ट कर देंगे फीड पंप वर्क का तो आपके लिए केवल जो पॉइंट रह जाएगा वो 4 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 7 पॉइंट को कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कोई भी फीड पंप नहीं होगा। तो आपको हीट एडिशन जो करना पड़ेगा, ये ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको पंप वर्क को नेग्लेक्ट करने के लिए कह दिया जाए, यानी ये वर्क नेग्लेक्ट कर दिया जाए और ये वर्क नेग्लेक्ट कर दिया जाए, तो आपको जो उस समय पर जो हीट एडिशन लेनी होगी वो हीट एडिशन लेनी होगी दैट इज H2 माइनस H4। ये बात समझ में आ गया। ये तब करेंगे जब आपको सारे फीड पंप के वर्क को नेग्लेक्ट करना हो तब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके, और इसका मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट की जाएंगी। देखिए जो अभी आपका टीएस डायग्राम बना था वही टीएस डायग्राम मैंने यहाँ से कंसीडर किया है। फॉर द रीजनरेटिव साइकिल कंसीडर्ड विद द यूनिट मास ऑफ स्टीम लीविंग बॉयलर एंड m किलोग्राम ऑफ स्टीम ब्लीड आउट फ्रॉम द फीड वाटर हीटिंग। स्टीम टरबाइन वर्क ये है, तो यहाँ पर टुकड़ों में वर्क होगा। तो ये 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम के लिए आपको H2 माइनस H6 लेना होगा, और ये H6 माइनस H3 में क्या है 1 माइनस m किलोग्राम, तो दिस इज 1 माइनस m H6 माइनस H3। पंप वर्क अगर आप देखेंगे तो पंप वर्क 1 माइनस m आया, ये पहला पंप वर्क है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस m H5 माइनस H4, और यहाँ से m इसके साथ में मिल गया तो ये बना 1 किलोग्राम, तो 1 इंटू H1 माइनस H7 हो जाएगा। हीट एडेड अगर आप देखेंगे तो H2 माइनस H1 होगी मल्टीप्लाइड बाई 1 किलोग्राम। नेटवर्क सिंपल आप देख लीजिए कि टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क कर दीजिए। रीजनरेटिव साइकिल इफिशियंसी नेटवर्क डिवाइडेड बाय द हीट एडिशन करके आप यहाँ से रीजनरेटिव साइकिल की इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर सारे स्टेट पॉइंट्स की स्टीम एंथैल्पीज आपको मालूम है तो। अब दूसरा कि अगर मैं रीजनरेटिव साइकिल क्लोज फीड वाटर हीटर में लेता हूँ तो क्या होगा। अब अगर देखिए सबसे आसान है ओपन फीड वाटर हीटर, लेकिन अगर क्लोज फीड वाटर हीटर है तो क्लोज फीड वाटर हीटर में कॉन्सेप्ट प्रेशर का बदल जाएगा। उसमें देखिए क्यों बदल जाएगा, क्योंकि ये क्लोज्ड चैम्बर तो है लेकिन दोनों आपका जो हॉट फ्लूइड है और कोल्ड फ्लूइड है वो डायरेक्टली मिक्स नहीं हो रहा, इसलिए दोनों के प्रेशर को सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे वहां पर क्या था कि आपका हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों एक ही बकेट में जाके या एक ही बॉक्स में जाके मिल रहे हैं, तो दोनों के प्रेशर का सेम होना जरूरी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 2 क्लोज फीड वाटर हीटर लिए, एक को यहाँ से H6 निकल रहा है, एक H7 निकल रहा है, और ये तो इसका अगर रीजनरेटिव साइकिल इफिशियंसी देखेंगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर रीजनरेटिव साइकिल इफिशियंसी इसकी देखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगी, बाकी का तो सेम आएगा, बाकी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। M6 किलोग्राम यहाँ से आ गया, M1 किलोग्राम ये है, यहाँ से M6 ये है M6, और यहाँ से ये M1 है, तो ये 1 किलोग्राम यहाँ से चला था, तो ये यहाँ पर कितना आ गया 1 माइनस M6 माइनस M1, ठीक है। तो ये 1 माइनस M6 माइनस M7, सॉरी दिस वन इज M7, आई एम सो सॉरी, ये पॉइंट है M7,
सो दिस वन इज M7, ठीक। तो दिस वन इज M7। अच्छा, ये इतनी बात समझ में आ गई आपको, ये 4 पॉइंट समझ में, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर एक्सपेंशन आपको दिखा रहा हूँ। ये पॉइंट है पहला P6 पर, ये है H6, यहाँ से ब्लीड स्टीम आया, ठीक। और ब्लीड स्टीम अपना टेम्परेचर डाउन करके यहाँ पर आ जाएगा, कंडेंसेट बन जाएगा। तो कंडेंसेट बन गया 8 पॉइंट। अभी बाकी के पॉइंट जाने दीजिए। ये M7 है, यहाँ पर 9 पॉइंट आपका कंडेंसेट बन गया, तो 7 to 9 ये कंडेंसेट बन गया। दूसरा ये कंडेंसर है H3 - H4, तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट कंडेंसेट बन गया, 3 कंडेंसेट के पॉइंट हो गए। अब जो ये फीड पंप लगाए हैं हमने, इनको लगाने के पीछे का पर्पस क्या है? ये फीड पंप क्यों लगाया? देखिए यहाँ पर जो H9 का जो प्रेशर है, H9 का प्रेशर वही होगा जो H7 का प्रेशर होगा। अब ये लाइन जाके मिल रही है किसमें? बॉयलर की लाइन। तो बॉयलर का लाइन का प्रेशर क्या है? P1। तो हमको यहाँ पर पंप 2 लगा के क्या करना होगा कि जो ये है आपका P7 प्रेशर है उसको P1 के बराबर करना होगा। तो ये काम है आपका पंप 2 का, ठीक। तो 9 to 10, ये 10 पॉइंट यहाँ पर आपका लाके इसने इसके प्रेशर को बॉयलर प्रेशर के बराबर कर दिया। सिमिलरली 8 पॉइंट से 14 पॉइंट, 8 पॉइंट से 14 पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये भी यहाँ पर बॉयलर प्रेशर के बराबर कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए H5 पॉइंट को मैंने कहाँ पर प्लेस किया है, क्योंकि यहाँ पर 4 आ गया और 5 पॉइंट ये बॉयलर का पॉइंट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्या आ रहा है? ये कंडेंसेट आ रहा है, यहाँ से ये हीटिंग हुआ, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो H5 है, या आप यहाँ पर टेम्परेचर के टर्म्स में बात करें तो जो T5 है और T11 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली T11 T5 से ज्यादा होगा। लेकिन प्रेशर इसका कहां पर है? क्योंकि सेम देखिए वही लाइन चली आ रही है, तो 13, 12, 11 और 5 ये सारे एक ही प्रेशर लाइन पर होंगे, और कौन सी? बॉयलर की प्रेशर लाइन पर। लेकिन तो सबके टेम्परेचर्स अलग अलग होंगे। अब टेम्परेचर्स कैसे आप प्लेस करेंगे? देखिए ये है आपका T5 टेम्परेचर, 11 पॉइंट अगर आप देखेंगे तो 11 पॉइंट का टेम्परेचर 5 पॉइंट से ज्यादा है, यहां मैंने बना दिया इसमें। अब दूसरा पॉइंट अगर आप देखें, दूसरा पॉइंट कौन सा है? वो है 10 पॉइंट। क्लियर? तो 9 to 10 आपने इंक्रीज तो कर दिया। अब यहां पर आपको देखना है कि 11 का टेम्परेचर ज्यादा होगा कि 10 का टेम्परेचर ज्यादा होगा। देखिए 10 क्या है? 10 आपका जो स्टीम है उसने अपनी हीट दे दी है। 11 वो पॉइंट है जिसमें हीट को ले लिया है, तो जाहिर सी बात है कि आपका 10 पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो 11 पॉइंट से हमेशा आपको कम मिलेगा। तो ये देखिए ये आपका T10 पॉइंट है। ये बात समझ में आ गया? सिमिलर वे में अगर आप 12 पॉइंट को देखेंगे तो वो 11 पॉइंट से आपको 12 पॉइंट बीच का, यानी आपको 10 और 11 के बीच में 12 पॉइंट मिलेगा। क्लियर? सिमिलर वे में अगर आप यहां पर देखेंगे तो 13 का टेम्परेचर जाहिर सी बात है 12 से ज्यादा होगा। लेकिन क्या ये 1 से भी ज्यादा होगा? यस ऑफ कोर्स ये 1 से भी ज्यादा होगा। लेकिन चूंकि जब ये यहाँ पर ये जो स्टीम है जिसने अपना टेम्परेचर फीड वाटर को दे दिया है, इसकी वजह से ये 14 पॉइंट यहाँ पर मिक्स हुआ। मिक्स होने के बाद ये आपको 14 पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, ये 14 पॉइंट है। लेकिन आप अगर सीधे 13 से इसको मिक्स कर देते तो वो ये जो फीड वाटर का जो टेम्परेचर है, फीड वाटर का टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ऐसा आप कर नहीं सकते। रीज़न ये है कि यहाँ पर पहले इसके बॉयलर प्रेशर को बराबर करना है। इज दैट क्लियर? तो थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन इसलिए बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स या नंबर ऑफ स्टेट पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, और हर एक स्टेट पॉइंट्स पर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। देखिए मैंने आपको एक यहाँ पर एक एनालिसिस की है, आप समझने की कोशिश करिए इसको कि कैसे इसमें सॉल्व किया जाएगा। ये जो मैंने अभी टीएस डायग्राम दिया था वैसा ही डायग्राम है। तो स्टीम टर्बाइन वर्क बहुत आसानी से आपको टुकड़ों में आ जाएगा। 1 किलोग्राम H2 - H6 प्लस M6 इधर निकल गया तो इधर बचा 1 - M6, ये M7 है, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, सॉरी, ये M7 है, M1 नहीं है, M7 है। तो 1 × H2 - H6, 1 - M6, H6 - H7, H6 - H7, ठीक, इधर से M7 निकल गया। अब बचा 1 - M6 - M7, तो 1 - M6 - M7, H7 - H3, ये हो गया स्टीम टर्बाइन वर्क। टोटल पंपिंग वर्क अगर आप देखेंगे तो ये है 1 - M6 - M7, H5 - H4, एक पंप। दूसरा पंप यहाँ पर क्या है? ये है आपका M7, दिस वन H10 - H9, और यहाँ पर M6 है, दिस वन इज H14 - H8। क्लियर?
और हीट एडिशन यहाँ पर क्या है 1 इंटू H2 माइनस H1 से हीट एडिशन किया जा रहा है। हीट बैलेंस, अगर मैं यहाँ पर हीट बैलेंस करूँ, जो हमने पहले वो लगाए हुए हैं सरफेस हीटर्स लगाए हुए हैं, तो सरफेस हीटर, पहला सरफेस हीटर अगर आप देखें तो ये M6 है। देखिए कि TS डायग्राम को देख के कैसे हीट बैलेंस किया जाता है, जरूरी नहीं कि हमेशा स्कीमेटिक आपके सामने। M6 ये आया, ये 1 किलोग्राम आ रहा था, M6 इधर गया, ये इनपुट हो गया, तो दिस इज द M6 इंटू H6। तो बात समझ में आया? प्लस इनपुट और कहाँ से आ रहा है, दूसरा इनपुट कहाँ से आ रहा है, 1 माइनस M6 इंटू H12। मैं आपको शायद पहली बार देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ये यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। पहला सरफेस हीटर, ये वाला सरफेस हीटर हम कंसीडर कर रहे हैं। सो पहला सरफेस हीटर हम कंसीडर कर रहे हैं, मैं पहले वाले का लिख रहा हूँ। तो दिस वन इज M6 इंटू H6 प्लस इधर से इनफ्लो आ रहा है, तो इनफ्लो ये कितना है, देखिए ये आ रहा है आपका ये आपका आ रहा है M7, सॉरी दिस वन इज M7, दिस वन इज M7 एंड दिस वन इज M6, और इधर से आ रहा है 1 माइनस M6 माइनस M7। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपका 12 पॉइंट पर देखिए ये 1 माइनस M6 माइनस M7 आया और इधर से M7 आया, तो ये कितना बचा 1 माइनस M6। तो ये इनपुट कितना हो गया 1 माइनस M6, ये हो गया इंटू H12, ये इसका इनफ्लो आ गया। दिस शुड बी इक्वल टू आउटफ्लो, ये कितना है, ये M6 एज इट इज बाहर निकलेगा, M6 इंटू H8, M6 इंटू H8 प्लस इधर से एग्जैक्टली 1 माइनस M6 निकलेगा क्योंकि डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं हो रही है, 1 माइनस M6 इंटू H13। एक इक्वेशन SH1 की इसी तरह से बनेगी, एक इक्वेशन SH2 की भी इसी तरह से बनेगी, और तीसरी इक्वेशन आपकी यहाँ से बनेगी। कैसे, यहाँ से कौन सी इक्वेशन बनेगी, इधर से क्या आ रहा है 1 माइनस M6 माइनस M7 इंटू H11 इनफ्लो हुआ, प्लस इधर से क्या आ रहा है M7 इंटू H10। ठीक, दिस शुड बी इक्वल टू, इधर से 1 माइनस M6 माइनस M7 आ रहा था, इधर से M7 आ रहा है, दोनों मिले तो यहाँ पर क्या बना 1 माइनस M6 इंटू H12। तो आपके पास यहाँ पर 3 इक्वेशंस बनेंगी, रादर से 4 इक्वेशंस बनेंगी, क्योंकि एक ये नोडल पॉइंट भी रहेगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से, एक SH1 से, एक SH2 से आप हीट बैलेंस अगर करेंगे तो हीट बैलेंस करके आपको जो ये रेस्ट पॉइंट्स दिख रहे हैं, जैसे कि आपको 10 पॉइंट है, 11 पॉइंट है, 12 पॉइंट है, 13 पॉइंट है और 14 पॉइंट है, इनकी इंथैल्पीज आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो यही कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर किया है। आप देख सकते हैं सरफेस हीटर को लेकर पहले सरफेस हीटर को लेके, दूसरे सरफेस हीटर को लेके, और नोडल पॉइंट एनालिसिस अगर आप करेंगे तो ये सारी इक्वेशंस की हेल्प से आप जो स्टेट पॉइंट्स हैं, इन सारे स्टेट पॉइंट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गया? दूसरा, पंप के लिए इक्वेशंस आप लगा के आप H5 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, H10 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और H14 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप इससे आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब बात करते हैं बाइनरी वेपर पावर साइकिल क्या होती है। बाइनरी मतलब एटलीस्ट हम किसी पावर साइकिल में 2 वेपर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बाइनरी वेपर क्यों? देखिए, अगर आप स्टीम का यूज करते हैं तो स्टीम की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि वाटर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 374 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, विच इज about 300 degree centigrade less than the temperature limit set by the metallurgical properties। 374 डिग्री सेंटीग्रेड जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत हाई प्रेशर पर अचीव किया जाता है। तो हम क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर जाएंगे नहीं। क्रिटिकल प्रेशर पर जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो हमको प्रेशर अचीव होता है, वो जो हम पाइप्स का यूज करते हैं ट्रेवल कराने के लिए स्टीम को, उनकी मेटलर्जिकल का लिमिट का मतलब जो हम अभी तक मटेरियल यूज कर रहे हैं वो उस प्रेशर को होल्ड नहीं कर सकते। ठीक, तो अगर आप मेटलर्जिकल लिमिट के ऊपर भी जाना चाहते हैं तो आप जा नहीं सकते हैं।
तो आप अगर देखेंगे रैंकिन साइकिल में कि आप जितना ज़्यादा इनपुट टेम्परेचर रखेंगे स्टीम टरबाइन के अंदर का, उतना ज़्यादा आपको वर्क डन आउटपुट मिलेगा। तो क्या साइंटिस्ट ने सोचा? साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना हम किसी दूसरी वेपर का यूज़ करें जिसका टेम्परेचर तो ज़्यादा हो लेकिन प्रेशर उतना ज़्यादा ना हो कि वो मेटलर्जिकल लिमिट से बाहर चला जाए। तो हम ऐसे कोई भी ऐसे दो वेपर्स का यूज़ करके पावर साइकिल जनरेट करते हैं। तो ये चीज़ हमको मरकरी में मिलती है। देखिए यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। In respect to properties, water is found to exhibit poor characteristic as water has a critical temperature of 374 degrees centigrade, which is about a 300 degrees centigrade less than the temperature limit set by the metallurgical properties. The saturation pressure of water is quite high, even at moderate temperature. So it does not have desirable properties at higher temperature. Therefore, in high temperature region, a substance which has a low saturation pressure should be used, and the fluid should have its critical temperature will have a metallurgical limit about 600 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आप ऐसे वेपर का यूज कर सकते हैं जिसका टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी प्रेशर कम रहता है। वो कौन सा है? मरकरी। Mercury has a comparatively small saturation pressure at high temperature values, but due to the excessive low pressure values and large specific volume values at low temperature, it cannot be used alone. इसकी अपनी भी लिमिट है कि इसका चूंकि हाई टेम्परेचर पर सैचुरेशन प्रेशर बहुत कम होता है, इसकी वजह से इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम होने की वजह बहुत ज़्यादा होने की वजह से अगर आप सेम आउटपुट के लिए आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ी यूनिट लगानी पड़ेगी आपको। तो कुछ बेनिफिट स्टीम का है, कुछ बेनिफिट मरकरी वेपर का है, तो दोनों को हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे। हमने एक बॉयलर लिया मरकरी बॉयलर है, और इस मरकरी बॉयलर में क्या किया हमने, मरकरी का वेपर बनाया, उसको मरकरी टरबाइन में डाला। मरकरी टरबाइन का जो एग्जॉस्ट है उसको मरकरी कंडेंसर में डाला। मरकरी कंडेंसर में डालने के बाद पंप से लिया और पंप से टेम्परेचर इंक्रीज करके फिर से बॉयलर में डाल दिया। अब यहाँ पर स्टीम टरबाइन के लिए अलग से बॉयलर लगाने की जरूरत नहीं है। हमने वाटर एक बार इंसर्ट कराया, वाटर इंसर्ट कराने के बाद हमने क्या किया कि उसको मरकरी बॉयलर में ही डाला और स्टीम को प्रोड्यूस कर लिया, क्योंकि मरकरी बॉयलर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। उस स्टीम को प्रोड्यूस करके स्टीम टरबाइन में डाला। स्टीम टरबाइन का जो एग्जॉस्ट है, ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे स्टीम टरबाइन का जो एग्जॉस्ट है वो स्टीम कंडेंसर पर आया। पंप के थ्रू हमने इसको कहाँ भेज दिया? मरकरी कंडेंसर में, क्योंकि मरकरी कंडेंसर में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो हमारा जो फीड वाटर है, फीड वाटर का टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज हो गया और फर्दर इंक्रीज होकर हीट एडिशन यहाँ पर स्पेसिफिकली कम हो जाएगा। इसका टीएस डायग्राम देखें। ये आपका जो नीचे वाला है ये स्टीम साइकिल है, यानी उसकी सैचुरेशन कर्व है, और ये मरकरी का कर्व है। मरकरी का कर्व आप यहाँ पर देखें, टेम्परेचर आपको कितना ज़्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू द स्टीम। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो ये रैंकाइन साइकिल 1 2 3 4 आपका मरकरी वेपर के लिए है, और आपका दूसरा वाला जो है ABCDE जो है वो आपका रैंकाइन के लिए है। इसकी अगर थर्मल एनालिसिस आप करोगे तो नेटवर्क आउटपुट आपको मरकरी वेपर का, स्टीम टरबाइन का, पंप वर्क को उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। सिंपल है। अगर आपको मास ऑफ मरकरी टरबाइन पता है तो H1 - H2 कर दीजिए, तो आपको टरबाइन वर्क मिल जाएगा मरकरी का। इसी तरह से स्टीम टरबाइन का वर्क मिल जाएगा, HA - HB करके आप पंप वर्क को सब्ट्रैक्ट कर दें मरकरी टरबाइन का, H4 - H3 इंटू मरकरी टरबाइन का मास, जितना मास मरकरी टरबाइन में ट्रेवल हो रहा है उसी तरह से HD - HC कर दें स्टीम टरबाइन में। हीट एडेड जो है मरकरी टरबाइन में H1 - H4 है, और मल्टीप्लाइड बाई मास मल्टीप्लाइड बाई स्टीम टरबाइन में आप अगर देखेंगे तो HA - HE, केवल HA - HD नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ओके। तो बाइनरी साइकिल एफिशिएंसी नेटवर्क डिवाइडेड बाय द हीट एडिशन करके आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कंबाइंड साइकिल। कंबाइंड साइकिल क्या साइकिल्स हैं? कंबाइंड साइकिल वो साइकिल्स हैं कि जिसमें एक हमने गैस टरबाइन लगाया और एक हमने स्टीम टरबाइन लगाया, तो दोनों के टरबाइन को एक साथ कपल कर दिया। ठीक है। कंबाइंड साइकिल रेफर टू द कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइकिल्स ऑपरेटिंग इन सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब ये है कि दोनों को एक साथ हमने कंबाइन करके दोनों की एनर्जी को इस्तेमाल किया। The thermodynamic cycles operating together in the form of combined cycle have capability to operate in isolation too for producing work output. These different cycle has to operate on different fluids. Among different combined cycle, the gas और steam combined is popular. गैस और स्टीम टरबाइन का आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने क्या किया। एक गैस टरबाइन लगाया, गैस टरबाइन आपको फर्दर मैं पढ़ाऊंगा अभी बाद में। एक कंप्रेसर है, एक कंबशन चैम्बर है जिससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, फिर गैस टरबाइन में डाला गया, उसको एक्सपैंड किया गया। एक्सपैंड करने पर ही वो वर्क आउटपुट करता है।
देखिए इसको सेम शाफ्ट पे कनेक्ट किया गया है स्टीम टरबाइन के साथ में, ठीक। जो गैस की एग्जॉस्ट थी वो हमने यहाँ पर डाली है फॉर द जो आप इसमें एच आर हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर, हीट इसकी रिकवरी आप कर पा रहे हैं किसी फर्दर वर्क के लिए, या और उसके बाद उसको आप स्टैक चिमनी के थ्रू आप जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसको आप बाहर कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर स्टीम टरबाइन में देखें, स्टीम टरबाइन में आप डीरेटर से वाटर लेते हैं और उस वाटर को आप इस जो एच आर एस डी है यहाँ से हीट करते हैं, और हीट करने के बाद स्टीम टरबाइन में डालते हैं और फर्दर ये यूज़ करते हैं। तो एच आर एस डी इज यूज एज अ बॉयलर, जिसमें आपको फर्दर कोई बाहर से हीट लेने की जरूरत नहीं है, जो गैस टरबाइन का एग्जॉस्ट है उसी को आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो ये साइकिल इफिशियंसी है। गैस टरबाइन दूसरी तरह से वर्क करती है, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको। ये आपका गैस टरबाइन का टीएस डायग्राम है और ये आपके रैंकिन साइकिल का टीएस डायग्राम है। ओके, को जनरेशन का मतलब क्या होता है? को जनरेशन का मतलब ये होता है कि अगर कंबाइंड हीट एंड पावर, अगर आप एक साथ हीट और पावर दोनों जनरेट कर रहे हैं फॉर प्रोसेस हीटिंग, जिसको आप कहते हैं कंबाइंड हीट एंड पावर रिफर्स टू द अरेंजमेंट इन विच द साइकिल प्रोड्यूसिंग वर्क पावर अलॉन्ग विद द हीट यूटिलाइजेशन फॉर प्रोसेस हीटिंग। ये कई बार क्या होता है कि सपोज करो कि कुछ ऐसे यूटिलिटीज हैं लाइक से फॉर एग्जाम्पल 5 स्टार होटल्स हैं, उनमें जो आपने एक टरबाइन लगाया है, गैस टरबाइन लगाया, कोई भी टरबाइन लगाया है, या अपने स्टीम टरबाइन ही लगाया है, तो एक तो टरबाइन का वर्क है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, दूसरा हम स्टीम को ब्लीड कर लेते हैं फॉर प्रोसेस हीटिंग, फॉर कुकिंग पर्पस के लिए, फॉर आयरनिंग पर्पस के लिए। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग को जनरेशन बोलते हैं, हीट यूटिलाइज फॉर द प्रोसेस हीटिंग। There exist number of engineering applications where the both power and process heat are simultaneously required. Such arrangement is also called cogeneration. Cogeneration may be defined as the arrangement of producing more than the one useful form. Clear? Thermodynamics अगर आप इसकी करेंगे तो M1 N2 H1 minus H9 ये हीट एडिशन आपका हो जाएगा। प्रोसेस हीटिंग अगर आप करेंगे तो M5 मैंने ब्लीड किया था स्टीम को, H5 minus H7 यहाँ से आ जाएगा, प्लस M6 इंटू H6 माइनस H7 हो जाएगा ये चीज़। टरबाइन वर्क अगर आप देखेंगे तो 1 किलोग्राम इधर से गया था तो M1 माइनस, ये सारी चीज़ें जैसे पहले भी आपने की है वैसे ही यहाँ पर कर सकते हैं, इसको आप देख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इसको एक बार फिर से आप समझेंगे, और जब मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर आऊँगा तो और भी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके,